हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूं। फिजिक्स के वे क्वेश्चन जो बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप बिहार में किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बिहार टीआरई एग्जाम या टीचिंग परीक्षा एग्जाम हो, 6 to 8, 1 to 5 या फिर टीजीटी पीजीटी, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। साथ ही साथ अगर आप बिहार पीसीएस, बिहार पुलिस या बिहार से संबंधित किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो यह सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न है, वस्तु के आकार के बराबर होता, एक मिनट, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? एक आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना है, वो प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है, उल्टा है, उल्टा है और वस्तु के आकार का है। तो आपका जो वस्तु की स्थिति है वो कैसी होनी चाहिए? वक्रता केंद्र से परे होनी चाहिए, फोकस पर होनी चाहिए, या वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए, या फिर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होनी चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वक्रता के केंद्र पर होना चाहिए। वक्रता के केंद्र पर होने से क्या होगा? वस्तु जो होगा उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का बनेगा। ठीक है, अगर आपके पास अवतल दर्पण है और वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का बनेगा, यानी कि वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वक्रता केंद्र पर होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आप यहाँ डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, अगर ये आपका वक्रता केंद्र है, अगर यहाँ पे वस्तु है तो जो वस्तु है, ये देखिए वस्तु है, ये इसका प्रतिबिंब है, तो ये सेम उसके उल्टा बना हुआ है लेकिन उसी के आकार का बना हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता अपरिवर्तित रहती है। लेंस की फोकस दूरी पर निर्भर करती है, बढ़ती है या घटती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन सी, जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तो टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि विभेदन क्षमता जो होती है वो लेंस की वक्रता त्रिज्या से संबंधित होती है, इसलिए ये बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? प्रकाश के जो 7 रंग होते हैं जिसे आप विबग्योर के माध्यम से याद करते हैं, कैसे याद करते हैं? विबग्योर, VIGYOR, ये 7 रंग, प्रकाश के 7 रंग होते हैं, इसको विबग्योर करके हम लोग याद करते हैं। ये कैसे अलग होते हैं? तो ये प्रिज्म के माध्यम से अलग होते हैं। जब हम प्रकाश को एक प्रिज्म के माध्यम से, एक प्रिज्म लेते हैं और उसमें से जब हम प्रकाश को गुजारते हैं तो ये 7 रंग हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें से ये पहला वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यहीं पे आपसे क्वेश्चन देखने को मिलता है कि किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है और किसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। अगर ये निमोनिक्स आप याद कर लेते हैं तो आपको तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति बहुत आसानी से पता चल जाएगा। जो सबसे लास्ट में होता है, यानी कि जो आर है, यानी कि जो रेड है, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है। इसके इधर जैसे जैसे आप जाएंगे आपको तरंग दैर्ध्य घटता हुआ मिलेगा। इधर जाने पर तरंग दैर्ध्य घटेगा लेकिन आवृत्ति बढ़ेगी, तरंग दैर्ध्य घटेगा और आवृत्ति बढ़ेगी। लेकिन जब आप इधर जाएंगे तो आवृत्ति घटेगी और तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, यानी कि वायलेट का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है और आवृत्ति सबसे ज़्यादा है, वहीं रेड की आवृत्ति सबसे कम है और तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो प्रकाश को 7 रंगों में हम कैसे अलग करते हैं? प्रिज्म के माध्यम से अलग करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रकाश को हम प्रिज्म के माध्यम से 7 रंगों में अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। देखिए, इसकी फोकस दूरी तो हम निकालेंगे ही, लेकिन यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मिल रहा है, लेंस की शक्ति, लेंस की क्षमता मापा किस में जाता है? यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिल जाएगा कि लेंस की शक्ति, लेंस का पावर ऑफ लेंस किस में मापते हैं? तो पावर ऑफ लेंस हम डायोप्टर में मापते हैं और इसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। यहाँ से पूछा है कि लेंस की शक्ति अगर 2 डायोप्टर है, 2 डायोप्टर है, यानी कि इसको हम ऐसे निकालेंगे। देखिए,
लेंस एक है आपके पास, तो लेंस की फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 1/, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता कितनी है, 1/2 है। 1/2 को जब हम भाग देंगे तो ये 0.5 मीटर प्राप्त होगा। लेकिन मीटर को जब हम सेंटीमीटर में, क्योंकि ये हमारा ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 0.5 मीटर, अगर ये मीटर में दिया होता तो यही आपका आंसर हो जाता 0.5 मीटर। चूँकि हमारा ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो मीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये 0.5 मीटर 50 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है, तांबे की तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु को उत्तेजित करके, या अणुओं को दौलित करके। तो इसका जो सही जवाब है वो है तंतु को गर्म करके, ऑप्शन बी। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे किया जाता है, कैसे उत्पन्न किया जाता है, तंतु को गर्म करके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है कौन से दर्पण का यूज, कौन से मिरर का यूज सौर भट्टी में होता है। क्या वो समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, या उत्तल दर्पण है, या फिर अवतल लेंस है। किसका यूज आपका सौर भट्टी में किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि अवतल दर्पण। सौर भट्टी में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है। यानी कि यहाँ से आपसे पूछा है कि जो अति सूक्ष्म चीज़ें होती हैं, माइक्रोस्कोपिक चीज़ें होती हैं, उन्हें किससे देखा जाता है, तो उनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। वहीं पे हम ऑप्शन स्टेथोस्कोप की बात करें तो स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन मापी जाती है, जो उसे आम भाषा में आला कहा जाता है। ये स्टेथोस्कोप डॉक्टरों द्वारा यूज किया जाता है। इससे हृदय का धड़कन जो है वो मापा जाता है। और अति सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करता है। ट्यूब में गैस, ट्यूब में ठोस धातु जिसे प्रतिदीप्त कहते हैं, या ट्यूब में द्रव, या ट्यूब का शीशा। तो ट्यूबलाइट में जो प्रकाश होता है वो प्रदीप्त पर निर्भर करता है, ठोस धातु पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ट्यूबलाइट में किस तार का यूज किया जाता है, किस धातु का यूज किया जाता है, तो ट्यूबलाइट में टंगस्टन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, टंगस्टन का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीसा पीवी का उपयोग किया जाता है। सीसा जिसे पीवी कहा जाता है, इसका उपयोग किया जाता है किस चीज़ में किया जाता है, सफाई के लिए, शक्ति के लिए, कमजोरी के लिए, या प्रकाश संचरण के लिए। तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा कि शीशे का यूज प्रकाश संचरण के लिए किया जाता है। साथ ही साथ शीशे का यूज और भी चीज़ों में हम करते हैं, जैसे विद्युत केबल बनाने में। विद्युत केबल चाहे वो भूमिगत हो या फिर अंडरग्राउंड जिसे आप कहते हैं, भूमिगत हो या ऊपर से जो वायर गई होती है, उन सभी को बनाने में हम शीशे का यूज करते हैं। साथ ही साथ शीशे का यूज रासायनिक प्रयोगशाला में भी किया जाता है। बंदूक की गोलियां बनाने में भी शीशे का यूज किया जाता है। ठीक है, किस किस चीज़ में, विद्युत केबल बनाने में, रासायनिक प्रयोगशाला में, बंदूक की गोलियां बनाने में, और प्रकाश संचरण में भी शीशे का यूज किया जाता है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें प्रकाश संचरण मिला था, तो हमने प्रकाश संचरण मार्क किया। शीशे का जो सिंबल होता है जिसे लेड कहा जाता है, इसका सिंबल पीवी होता है। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, पीवी होता है। वहीं बात करें अगर पीवी का परमाणु क्रमांक क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, तो 82 है। पीवी का एटॉमिक नंबर क्या है, 82 है। ठीक है, सीसा क्या है, सीसा एक धातु है। सीसा क्या है, एक धातु है। जितने भी धातु होते हैं वो विद्युत के चालक होते हैं, यानी कि सुचालक होते हैं, और जितने भी अधातु होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, कुछ को छोड़ के। ठीक, साइंस जो है वो अपवाद है, अपवादों से भरा हुआ है, तो कुछ को छोड़ के बाकी जितने भी धातु होते हैं वो विद्युत के चालक होते हैं। तो सीसा भी विद्युत का चालक है। विद्युत केबल बनाने में इसका यूज किया जाता है, रासायनिक प्रयोगशाला में किया जाता है, बंदूक की गोली के निर्माण में, और प्रकाश संचरण में इसका यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के लंबवत, 45 डिग्री की कोण पर, या 60 डिग्री की कोण पर। तो आप कभी भी नाई की दुकान में गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पे 2 समतल दर्पण एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के समांतर रखे जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक दूसरे के समांतर। क्यों रखे जाते हैं, जब इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब रिफ्लेक्ट होकर इस पर पहुँच जाता है, इसलिए यहाँ पे समांतर दर्पण रखे जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे के समांतर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है? देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है या क्या बदलता है पूछा है। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेग और तरंगदैर्घ्य बदलता है, वेग और तरंगदैर्घ्य बदलता है, लेकिन आवृत्ति जो होती है वो नहीं बदलती है। प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। अगर हम नहीं बदलता मार्क करें तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ये नहीं बदलती है। और अगर बदलता मार्क करेंगे तो वेग और तरंगदैर्घ्य बदलता है। ठीक है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेग और तरंगदैर्घ्य बदलता है, लेकिन आवृत्ति सेम रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? यानी कि जो हम पढ़ाई में जब हमें असुविधा होती है, हमारे नेत्रों में जब हमें दूर दृष्टि दोष हो जाता है, हम सभी को पता है कि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष क्या होता है। दूर दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। जब हमें निकट की वस्तुएं नहीं दिखेंगी तो हमें पढ़ने में असुविधा होती है। तो वही पूछा है कि पढ़ने में जब हमें असुविधा होती है, यानी कि जब हमें दूर दृष्टि दोष होता है, तो हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, साधारण लेंस या ए और बी दोनों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वहीं पे बात करें निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं, जिसमें हम निकट की चीज़ों को तो आसानी से देख लेते हैं लेकिन दूर की चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम होती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दूर दृष्टि दोष को हाइपर मायोपिया कहा जाता है और इसमें दूर की वस्तुएं हमें अस्पष्ट दिखती हैं, निकट की वस्तुओं को देखने में प्रॉब्लम होती है। एक होता है प्रेस मायोपिया। प्रेस मायोपिया क्या होता है? इसमें हमें जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनकी दूर की और पास की दोनों की दृष्टि कमज़ोर होती है, उनकी मांसपेशियां जो होती हैं वो शिथिल हो गई रहती हैं, उन्हें दूर की और नज़दीक की दोनों की वस्तुएं देखने में प्रॉब्लम होती है। तो उनका जो चश्मा होता है, उनके चश्मे में ऊपर और नीचे दोनों उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का प्रयोग किया जाता है। इसी को प्रेस बायोपिया कहते हैं। ठीक है, उसमें दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है, बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और पढ़ने में दूरदृष्टि दोष होता है तो हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण के सामने रखे एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है दर्पण का प्रकार है। एक दर्पण है, उसमें एक व्यक्ति खड़ा है और उसे अपना प्रतिबिंब जो है अपने से बड़ा लग रहा है, तो दर्पण कैसा होगा? अवतल, समतल, उत्तल, बेलनाकार या कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में व्यक्ति जब अपने आप अपना प्रतिबिंब देखता है अवतल दर्पण में, तो वो प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है। अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास पूछा है। मैग्नीफाइंग ग्लास में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? अवतल, समतल, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। ये देखिए 67 बीपीएससी प्री री एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आवर्धक कांच जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास कहा जाता है, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण या किसी के समान नहीं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग और कण दोनों के समान होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवर्तन झंझरी का उपयोग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया जाता है। यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो क्या होगा? विवर्तन पैटर्न एक साथ संकीर्ण और सघन हो जाता है, विवर्तन पैटर्न नहीं बदलता है, विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर नीली रोशनी की जगह पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो क्या होगा? विवर्तन पैटर्न एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, अगर नीली रोशनी की जगह पीली रोशनी का प्रयोग किया जाएगा तो क्या होगा? एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। क्यों दूर हो जाएंगे? क्योंकि नीली रोशनी की तुलना में
पीली रोशनी का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो अधिक होता है। हमने देखा था बिवग्योर, BIVGYOR, तो हमने कहा था लाल की तरफ, रेड की तरफ तरंग दैर्ध्य जैसे जैसे इधर जाएंगे धीरे धीरे कम होगा। तो नीली रोशनी जो होगा इसका पीली रोशनी के अकॉर्डिंग कम होगा। ये आपका येलो है और ये आपका ब्लू है, तो ब्लू का येलो के अकॉर्डिंग तरंग दैर्ध्य कम होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाएगा। ठीक है, व्यापक और दूर दूर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमन प्रभाव। रमन प्रभाव किसने दिया था? सीवी रमन ने। सीवी रमन ने, जो सीवी रमन ने रमन प्रभाव दिया था उसके बारे में पूछा है, कौन सा कथन सत्य है? रमन प्रभाव के प्रस्थापन प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? नहीं, ये गलत है। प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती है फिर घटती है, ये रमन प्रभाव में ये सही है। ऑप्शन बी सही है, यही सही है रमन प्रभाव के बारे में कि प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती है फिर घटती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश नीला लगता है क्यों? आकाश का रंग जो है वो हमें नीला क्यों दिखाई देता है? सूर्य के प्रकाश के नीला रंग और रंगों के अधिक के कारण, लघु तरंग दैर्ध्य तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है, नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही लगता है, या फिर वायुमंडलीय दीर्घ तरंग दैर्ध्य को लघु तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन बी, प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला लगता है। तो हमें यहाँ पे प्रकीर्णन देखने को मिल रहा है, प्रकीर्ण देखने को मिल रहा है, ये शब्द आपको जहाँ पे मिल जाए तो आपको पता हो जाना चाहिए आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के द्वारा दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के द्वारा दिखता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह घटना जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखता है। तो हमें कौन सा वर्ड खोजना है? प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखता है। इसे इंग्लिश में स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण आकाश का रंग नीला दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने किससे समझा जाता है? तारों का टिमटिमाना क्या होता है? देखिए, आकाश का रंग नीला तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, लेकिन तारों का टिमटिमाना प्रकाश का व्यतिकरण होता है। ठीक है, तारों का टिमटिमाना क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। तारों का टिमटिमाना क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तारों का टिमटिमाना क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सौर ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन और BPSC में पूछा गया क्वेश्चन। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति जो होती है वो किस माध्यम में न्यूनतम होती है? जल, वायु, निर्वात या कांच? तो आपको बता दें प्रकाश की जो गति होती है वो निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है और ठोस में सबसे कम होती है। तो ठोस में यहाँ पे कांच दिख रहा है, कांच जिसे शीशा PV कहते हैं, लेड कहते हैं, यहाँ पे प्रकाश की गति सबसे कम होगी। कांच की जगह कोई भी ठोस पदार्थ यहाँ पे दिया होता तो प्रकाश की जो गति होती है वो सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, फिर उसके बाद वायु में होती है यानी कि गैस में होती है, फिर द्रव में होती है, फिर आपका ठोस में होती है। सबसे ज़्यादा निर्वात में, फिर गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में, यानी कि तो सबसे कम किस में होगा? ठोस में। ठोस यहाँ पे क्या दिख रहा है? कांच। तो कांच में प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम होगी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है। सूर्य के प्रकाश का धरती मतलब आपसे पूछा है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो धरती पर कितने टाइम में पहुंचता है। तो देखिए इस ऑप्शन के अनुसार तो ऑप्शन सी हो जाएगा 8.5 मिनट, लेकिन जो सूर्य का प्रकाश होता है वो धरती पर 8.19 सेकेंड में पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश धरती पर 499 सेकेंड 499 सेकेंड में पहुंचता है, और इसी को जब मिनट में चेंज करेंगे तो 8 मिनट 19 सेकेंड में पहुंचता है। लेकिन ये सबसे नियरेस्ट ऑप्शन है और नन ऑफ एबव का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप इसी को सही मान लेंगे 8.5 मिनट। अगर यहीं पे नन ऑफ एबव दिया होता तो नन ऑफ एबव मार्क हो जाता। क्यों? क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वो 8 मिनट 19 सेकेंड में धरती पर पहुँचता है। अगर मिनट में ना दे के केवल सेकेंड में दिया हो तो 499 सेकेंड में धरती पर पहुँचता है। ठीक, और जो सूर्य का प्रकाश होता है इसकी जो चाल होती है, प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड की होती है। ठीक है, सूर्य की चाल अगर आपसे पूछ लेता प्रकाश की चाल क्या है, तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार मैं कह रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी कुछ देर पहले यही क्वेश्चन देखा, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ 44 बीपीएससी में। तो सूर्य का प्रकाश धरती पर कब पहुंचता है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचता है, जिसे 499 सेकंड भी कहते हैं। तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें नन ऑफ द एबव दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? ध्रुवीकरण, प्रकाश का ऋजु रेखीय प्रसार, विवर्तन या व्यतिकरण। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश का ऋजु रेखीय प्रसार छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो सबसे बड़ा भंडार ऊर्जा का सौर ऊर्जा ही है। सोलर ऊर्जा से ज्यादा कोई भी ऊर्जा पृथ्वी पर नहीं है, तो सबसे बड़ा भंडार क्या होगा? सौर ऊर्जा होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।